हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ग्रेट पाथ कॉमर्स एकेडमी। और जैसे कि आप सब जानते हो, पिछला रिकॉर्डिंग तो जो था कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स का, वो आपने देखा ही होगा और आपको वो समझ भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, पसंद भी आया होगा कि जो वे है हमारा टीचिंग का, उसके अंदर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छी हुई होगी वो चैप्टर के अंदर। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रहे हैं इसके अंदर। वो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ स्टैंडर्ड 12th, जो भी हमारा एचएससी का बोर्ड का सिलेबस है, महाराष्ट्र बोर्ड का, उसके अंदर। तो चलिए अब इस नए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। एक नई उम्मीद के साथ, नई तैयारी के साथ हम इसको पूरा देखेंगे। और ये चैप्टर बहुत मतलब ट्रिकी बोल सकते हो आप, इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर एक बार आप वो एंट्रीज समझ गए, जर्नल एंट्रीज इसके अंदर की, तो फिर आपको इसमें कोई भी ट्रिकी पार्ट नहीं लगेगा। तो आई होप आप सब लोग ये वाला चैप्टर का भी जो सीरीज़ आएगा अभी, ये पूरा एंड तक देखेंगे मेरे साथ, और पूरा का पूरा सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, पूरे क्वेश्चन आंसर्स राइटिंग करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे ये वाले चैप्टर को। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है इसके अंदर, तो हमको पहले कंटेंट देखना है, बराबर। तो अभी कंटेंट के अंदर क्या क्या है हम वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन है, नेसेसिटी है, मीनिंग है और डेफिनेशन है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। इसके बाद क्या क्या दिया है, ड्राफ्ट दिया है, फॉर्मेट दिया है, पार्टीज दिया है किसका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, टर्म ऑफ बिल, डेज ऑफ ग्रेस, डेट ऑफ मैच्योरिटी, ड्यू डेट, टाइप्स ऑफ बिल्स, ये सब थियरी पार्ट हमको दिया है इसके अंदर। इसके बाद यूजिंग ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग ऑफ बिल, और नोटरी पब्लिक एंड नोटिंग चार्जेस जो भी होते हैं बिल के, ये भी हमको सीखना है इसके अंदर, ठीक है। ये सारा जो है ये थियरी पार्ट है। और इसके बाद हमको क्या आएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएगा। तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर हमको क्या दिया गया है, तो सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल बाय द ड्रॉवर और होल्डर एंड ड्रॉवी इन द फॉलोइंग केसेस, ये हमको देखना है, ठीक है। तो रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट, इसके बाद ऑनर, डिसऑनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई और एक्सेप्टर्स, ये सारे जो अलग अलग पार्ट्स है, ये सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम जब एंट्रीज करेंगे ना, तो एंट्रीज के अंदर आप लोग ये समझ जाओगे कि क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर करना होता है, ठीक है। तो यही है, आपको जर्नल एंट्रीज करना है और लेजर बनाने हैं किसका, ड्रॉवर एंड ड्रॉवीज के अकाउंट्स का, ठीक है। तो ये सब हमारे अकाउंटिंग एंट्रीज रहेगी। बिल कैसे प्रेजेंट करते हैं उसको, फिर कैसे अकाउंट्स में हम दिखाते हैं, क्या होता है, ये सब हमको इस वाले चैप्टर के अंदर सीखना है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे इसका थियरी वाला सेशन सबसे पहले। तो थियरी वाले सेशन के अंदर मैं सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन और नेसेसिटी बता देता हूँ कि क्या होता है। तो नॉर्मली देखो कि क्या होता है ना, समझो अभी तो इस ज़माने में क्या है, सब ऑनलाइन पेमेंट्स है, या फिर तुरंत हमारा पैसा जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, और कैश सिस्टम बहुत कम है, बराबर। तो इस वजह से अभी तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह मतलब मार्केट में नहीं है। बस एक ही है जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो जो है वो चेक बचा है बस मार्केट के अंदर। बाकी के जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो अभी नहीं है। तो सबसे पहले इसका ये जो था ना, ये पुराने ज़माने में होता था, जब राजा महाराजाओं का जब काल था ना,
300-400 साल पहले, तब ये हुंडी नाम से इसको जाना जाता था, ये बिल ऑफ एक्सचेंज को वगैरह। तो वही है ये कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट है, बस हमको क्या है वो अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर सीखना है। तो इसका नेसेसिटी अब कैसे आया वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो commercial practice has flourished to treat bill of exchange and promissory notes as valuable instruments of credit to an extent that when a written promise is made in proper form on proper stamp paper, it is understood that customer has discharged his debt and seller has received the payment, ठीक है। Also, these written promises are accepted by bank and money in advance against it is given, ठीक है। Moreover, the instruments being negotiable instruments can be transferred from one person to another। तो नॉर्मली क्या होता था ना, पुराने ज़माने में जब क्रेडिट के ऊपर सेल परचेस होता था तो वो पर्सन की गारंटी नहीं होती थी कि भाई वो सामने वाला पैसा बंदा जो है बंदा वो पैसा देगा भी या नहीं देगा हम सेलर को। तो उस वजह से सेलर क्या करता था, फिर अगर क्रेडिट पे गुड्स देने हो ना तो वो सेलर उसको बिल्स जनरेट करता था, और वो बिल जनरेट करके मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जनरेट करता था। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जनरेट करके वो सामने वाले पार्टी से जो भी बायर होगा उससे वो क्या करता था, एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन करके लेता था। वो रिटर्न एग्रीमेंट में क्या लिखा होता था कि भाई इतने दिनों बाद या इतने महीनों बाद आप इतना इतना पेमेंट जो है वो उसने जो गुड्स परचेस की ये आप हमको पे करेंगे। ये वाला जो रिटर्न एग्रीमेंट होता था ना, ये रिटर्न एग्रीमेंट को ये अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर या फिर लीगल लैंग्वेज के अंदर क्या बोला जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। मतलब जो भी वो सेलर और बायर के बीच में एक्सचेंज हुआ है गुड्स का, तो उसके लिए जो बिल बनाया गया है पेमेंट्स के लिए, तो वो पेमेंट का बिल क्या बन जाएगा, हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा, ठीक है। तो यही है सिर्फ कि पुराने ज़माने में क्या था कि भाई पेमेंट्स का गारंटी नहीं था या फिर लोगों को पहचान नहीं थी, तो पहचान नहीं थी इसलिए फिर क्या करते थे, ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते थे, जिससे फिर ये पूरा सिस्टम जो था वो फ्लो होता था, वर्क करता था, ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन में भी एक बार हम देख लेते क्या है। द एबिलिटी ऑफ कस्टमर टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज बिफोर पेमेंट बेस्ड ऑन ट्रस्ट when goods or services are obtained and payment will be made in future, it is known as credit transactions, ठीक है। credit transaction plays significant role in the world of business. Credit motivates the customers to increase the amount of their spending. Moreover, business enterprise offer credit to gain and a competitive knowledge in the market to balance the potential for increased sale with the risk of decreased cash flow and large outstanding debts. The seller requires some sort of commitment or promise from the customer that he would pay the amount of goods due from him on a particular date in future. To avoid any conflict or misunderstanding about payments, instruments of bill like bill of exchange and promissory notes are issued. In India, instruments of credit have been in use a long time and are popularly known as हुंडीज। मैंने जैसे कहा था कि पुराने ज़माने में इसको हुंडी कहा जाता था। तो ये एक एक्चुअली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करके एक ब्रिटिशर्स ने जो थे ना एक्ट पास किया था, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर उन्होंने फिर इसको नाम दिया था बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स, ठीक है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, जैसे मैंने बोला मार्केट के अंदर अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन करना है तो क्या लगेगा भाई, उस पर्सन का गारंटी लगेगा कि वो पेमेंट करेगा करके। तो वो गारंटी का जो पेपर बनता था ना, वो गारंटी का पेपर ही मतलब क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज था, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या दिया गया है, ठीक है। तो मीनिंग के अंदर क्या है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट एंड ऑल्सो अ प्रॉमिस टू पे द डेट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द
bill. A bill of exchange is generally drawn by the creditor on his debtor and should be accepted by the debtor. वही कंसेप्ट है मैंने जो बोला कि भाई रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है पेमेंट के लिए, और ये प्रॉमिस होता है फ्रॉम बायर टू द सेलर कि भाई मैं आपको ये पेमेंट कर दूंगा। और जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है ना, ये कौन बनाता है? क्रेडिटर, मतलब सेलर बनाता है। और किसका एक्सेप्टेंस होता है इसके अंदर? तो जो बायर होता है, जो डेटर होता है, उसका एक्सेप्टेंस होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। और फिर एक और यहाँ पर लाइन क्या है? Negotiable Instrument Act 1881 states that negotiable instrument means promissory note, bill of exchange or check payable either to order or the bearer. I think आप सभी को चेक मतलब क्या तो पता ही होगा, ठीक है। बैंक के अंदर जो चेक बुक आता है, देखो वो चेक बुक के अंदर क्या होता है, आपने अगर कभी पढ़ा होगा तो वहाँ पर लिखा होता है पे के बाद होता है उसके जो जिसको भी पे करना है उसके नेम लिखने के लिए स्पेस होता है, उसके बाद एंड में होता है देखो और बियरर। तो और बियरर आएगा, तो और बियरर मतलब क्या? ये चेक का जो भी होल्डर होगा, पर्सन होगा जिसके हाथ में भी वो चेक होगा, तो वो उसको पे कीजिए। तो ये वाला क्या होता है? एक ऑर्डर लिखा होता है उसके अंदर, पे टू द पर्सन और टू द बेयरर द सम ऑफ, फिर द सम ऑफ के आगे फिर से फिल द ब्लैंक, उसमें क्या आएगा? हमारा अमाउंट आएगा, ठीक है। तो ये वाला ऐसे लाइन लिखे होते हैं चेक के अंदर, और नीचे एक बॉक्स के अंदर भी हमको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना होता है। तो ये जो चेक होता है ना, ये चेक भी एक क्या है? तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी हमको वैसा ही सेम कंसेप्ट कहाँ पर आएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी आएगा और प्रॉमिसरी नोट के अंदर भी आएगा, ठीक है। तो एक तो आपको जो भी आपने ऑर्डर लिखा होगा कि इसको पे करो, इसको पे करना है, या फिर जिसके हाथ में वो चेक या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उसको वो आपको अमाउंट पे करना है। तो यही कंसेप्ट है इसके अंदर। इसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन देखेंगे कि क्या दी गई है। ये डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ये लर्न करनी है, रट्टा मारनी है, सीधा सीधा रट्टा मारना है। कोई इसको आपको ये नहीं है कि मैं नहीं मतलब सिर्फ पढ़ के जाऊंगा या ये करूंगा। ये हमेशा क्वेश्चन के अंदर आता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर, और कहीं ना कहीं पे आपको इसका रिलेवेंस मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर डेफिनेशन क्या दी गई है? तो सेक्शन 5 जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का डिफाइंस बिल ऑफ एक्सचेंज एज, ये आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन 5 याद करना है किसका? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का। उसके अंदर क्या बोला गया है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay the certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। जो मीनिंग में ऊपर दिया गया था ना, वही सेम इसका एक प्रॉपर लीगल लैंग्वेज के अंदर डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो ये मैं अभी इलाबोरेट करके बोलता हूँ आपको, इसको कैसे पढ़ना और कैसे याद रखना है ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो देखो अभी सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो इतना याद रखो कि क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, ओके सर। इसके बाद क्या है? कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। तो इसके अंदर क्या है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर है ये बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। तो पहली हमारी लाइन क्या हो गई? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। फिर क्या है? साइंड बाय द मेकर, ठीक है। ये साइन किया होगा किसके तरफ से? जो भी उसका मेकर होगा उसने उसके ऊपर साइन किया होगा, तो साइंड बाय द मेकर आ गया। फिर क्या है? डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी।
ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, डायरेक्टिंग, फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या लिखा होगा, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे द सर्टन सम ऑफ मनी। कोई भी एक पर्सन को उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे कि इतना इतना मनी आपको पे करना है। अब किसको पे करना है वो भी लिखना है, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन। मतलब क्या, जो भी अभी ऊपर वाला जो सर्टन पर्सन है वो अलग है और नीचे वाला जो सर्टन पर्सन है वो अलग है। देखो, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन, यहाँ पर क्या मीनिंग आएगा ना, ये जो सर्टन पर्सन है ये है मेकर। तो किसके ऑर्डर को आपको पे करना है, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन। मतलब मैं जो हूँ, मैंने अगर बिल मेक किया तो मैंने जिसको कहा है कि भाई तू ये बिल मैच्योर होने के बाद तू ये पर्सन XYZ को ये पैसे दे देना, मतलब ये मेरी क्या हो गई, ऑर्डर हो गई। ठीक है, या फिर ओनली टू अ सर्टन पर्सन, ये एक देख लो। तो ओनली टू अ सर्टन पर्सन मतलब कौन, मैं जो मेकर था जिसको पैसा लेना था तो वो मैं हो गया, तो वो आ जाएगा ओनली टू अ सर्टन पर्सन। और ऑर्डर अगर बोला जाएगा तो मैंने जो ऑर्डर किया है कि इसको पैसे दे देना, तो वो आ जाएगा ऑर्डर वाला पार्ट। तो ये वाला आपका समझ गया। और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, समझो मैंने बिल किसी को फॉरवर्ड कर दिया, नेक्स्ट एंडोर्समेंट बोलते हैं उसको, मैंने एंडोर्स, जैसे आप चेक एक दूसरे को एंडोर्स करते जा सकते हो ना, तो वैसे भी बिल भी एंडोर्स होता है। तो सेम यहाँ पर वो वही कंसेप्ट है कि आप क्या करोगे, यहाँ पर बिल एंडोर्स कर दोगे, तो फिर उस टाइम वो डेट ऑफ मैच्योरिटी के वक्त जो भी उस बिल का होल्डर होगा वो क्या बन जाएगा, उसका बेयरर बन जाएगा। तो वो बेयरर को भी आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, ये आपको कंपल्सरीली लर्न करना है। ठीक है, ये एग्जाम में आता है कहीं ना कहीं, वन लाइन सेंटेंस वन आंसर जो भी होता है ना, वन लाइन आंसर वाला जो भी होता है क्वेश्चन, 1 या 2 मार्क वाला, उसके अंदर ये हमेशा एक तो प्रॉमिसरी नोट पूछेंगे, नहीं तो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज पूछेंगे। ये इनका कन्फर्म है। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। इसके बाद आएगा हमारा क्या, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये फीचर्स आपको आ सकते हैं क्वेश्चन में एग्जाम में, या फिर इसमें से कुछ आपको ये MCQ या मैच द पेयर, ट्रू और फॉल्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, अभी हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले इट शुड बी इन राइटिंग। ठीक है, इसके बाद इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट। ठीक है, इट मस्ट बी डेटेड, it must contain an order to pay certain sum of money. ठीक है, it must be unconditional. Okay, and the amount must be payable either to certain person or his order or to the bearer of the bill, and it must be signed by the maker. अभी ये पढ़ के आपको कुछ क्लिक हुआ, समझा नहीं समझा, आई डोंट नो, मैं आपको बता देता हूँ। ये जितने भी फीचर्स दिए गए ना, ये फीचर्स लगभग 90% जो है ना आपकी डेफिनेशन के साथ मैच करते। देखो क्या बोला गया है, इट शुड बी इन राइटिंग। ठीक है, तो हमारा जो भी डेफिनेशन के अंदर दिया है, क्या दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो ये पहला हो गया। इसके बाद स्टैम्प्ड दिया गया है। तो स्टैम्प्ड जो होता है ना, कभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट बनता है ना, वो एक स्टैम्प पेपर के ऊपर बनता है। मतलब अपने जनरल लैंग्वेज में उसको बॉन्ड पेपर कहते हैं। देखो, तो वो बॉन्ड पेपर के ऊपर या स्टैम्प पेपर के ऊपर वो बनता है, तो वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए। ये एक उसका फीचर है। इसके बाद इट मस्ट बी डेटेड, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा तो उसके ऊपर डेट आएगी, तो वो इट मस्ट बी डेटेड। इसके बाद क्या दिया है, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी। देखो यहाँ पर दिया गया है टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, ये भी डेफिनेशन वाला पार्ट है। उसके बाद इट मस्ट बी अनकंडीशनल, देखो ये अनकंडीशनल ऑर्डर वाला पार्ट यहाँ पर। इसके बाद द अमाउंट मस्ट बी पेएबल टू अ सर्टन पर्सन और हिज ऑर्डर और द बेयरर ऑफ द बिल, ये लास्ट वाला सेंटेंस, पेएबल टू ऑर्डर
और ओनली टू द सर्टन पर्सन और द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और लास्ट में ये क्या आएगा, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। ये वाला देखो, ये वाला पार्ट जो था साइंड बाय द मेकर, ये मतलब ऑलमोस्ट जो डेफिनेशन है वही आपका फीचर्स हो जाता है इसके अंदर। तो इसका ऐसा कुछ इतना बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है, आप समझ सकते हो इसके अंदर भी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या है, हमको दिया गया है प्रोमिसरी नोट का डेफिनेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, वो वाला डेफिनेशन पढ़ेंगे। अभी जो था बिल ऑफ एक्सचेंज जो था ना, ये याद रखना, ये हमेशा कौन बनाता है, क्रेडिटर बनाता है डेटर के लिए। मतलब क्रेडिटर बनाएगा और डेटर उसको एक्सेप्ट करेगा, ओके। अभी इसका उल्टा क्या होगा, प्रॉमिसरी नोट होगा। प्रॉमिसरी नोट के अंदर क्या होगा, डेटर क्रेडिटर को प्रॉमिस करेगा कि इतने इतने दिनों के अंदर मैं आपका पेमेंट कंप्लीट कर दूंगा, तो उसको क्या बोला जाएगा फिर यहाँ पर, प्रॉमिसरी नोट बोला जाएगा, ओके। तो अभी मैं इसका डेफिनेशन आपको समझाता हूँ कि कैसा दिया गया है। तो याद रखना, सेक्शन नंबर 4 है किसका, प्रॉमिसरी नोट का, और सेक्शन नंबर 5 किसका था, बिल ऑफ एक्सचेंज का था। तो सेक्शन नंबर 4 डिफाइंस प्रॉमिसरी नोट एज, तो जस्ट एक सेकेंड गाइज। यस, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। तो अ प्रॉमिसरी नोट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये भी राइटिंग के अंदर है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है। नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, ये कोई भी बैंक नोट नहीं है या फिर करेंसी नोट नहीं है, जैसे हमारे 10 रुपये 100 रुपये 500 रुपये होते हैं ना, वैसा ये करेंसी नोट नहीं है। कंटेनिंग एंड अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ये वाला एक पार्ट हो गया, कंटेनिंग एंड अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था, ऑर्डर था। ऑर्डर किसने किसको दिया था, क्रेडिटर ने सेलर को दिया था कि भाई तू मेरे पैसे मेरे को पे करेगा। प्रॉमिसरी नोट के अंदर क्या है, जो बायर है, जो डेटर है, वो प्रॉमिस कर रहा है, तो वो क्या करेगा फिर, अंडरटेकिंग लिख के देखा कि भाई मैं इतने पैसे आपको पे करूंगा, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, साइंड बाय द मेकर, जो भी उसका मेकर होगा। अब यहाँ पर मेकर कौन बनेगा, आप नॉर्मल सेंस से आप बता सकते हो, कॉमन सेंस से, कि भाई ऊपर जो था वो कौन बना रहा था, क्रेडिटर बना रहा था, वो क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज था। अभी कौन दे रहा है ये प्रॉमिस, डेटर दे रहा है, तो फिर ये बनाएगा कौन, डेटर बनाएगा। तो जो भी इसका मेकर होगा वो क्या होगा, डेटर हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टन पर्सन और द बियरर। इसके अंदर भी सेम कंसेप्ट है, पैसा पे करना है, किसको पे करना है, जो भी क्रेडिटर होगा, वो सर्टन पर्सन मतलब कौन, क्रेडिटर, जो भी क्रेडिटर होगा उसको, या फिर उसकी ऑर्डर को, या फिर जो भी बेयरर होगा वो प्रॉमिसरी नोट का, उसको आपको पैसे पे करने। वही सेम कंसेप्ट है, दोनों के अंदर पैसा ही है, बस एक के अंदर ऑर्डर है, एक के अंदर अंडरटेकिंग है। एक के अंदर आप ऐसे ऑर्डर कर रहे हो और दूसरे के अंदर आप प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको शायद अभी आई होप दोनों भी डेफिनेशंस जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अभी इसके बाद आता है पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर में यहाँ तक ही हम देखेंगे पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट, और उसके बाद हम नेक्स्ट वाला सेशन अलग से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा देखते हैं हम पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज क्या क्या आएगा, ओके। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर है ना, देखो 3 पार्टीज होगी, कौन कौन सी होगा, एक ड्रॉवर होगा, एक ड्रॉवी होगा और एक पेई होगा। तो ये ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, ये आपके लिए नए वर्ड्स है, तो ये वर्ड्स मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये हमेशा आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर यही वर्ड यूज करना है, ठीक है, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई, ओके। तो
ड्रॉअर मतलब क्या? तो ड्रॉअर मतलब अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल और मेक्स द बिल एंड साइंस ऑन इट। तो यहाँ पर ड्रॉअर कौन होता है? हमेशा क्रेडिटर बनेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ड्रॉअर हमेशा कौन बनेगा? क्रेडिटर बनेगा। तो फर्स्ट लाइन वही है, ड्रॉअर इज अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स द बिल एंड साइंस ऑन इट। हु इज ही इज अ क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर। मैंने जैसा बोला था, हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? क्रेडिटर बनाता है। तो फिर क्रेडिटर या इस केस के अंदर क्या बन जाएगा? हमारा ड्रॉअर बन जाएगा। और फॉर द ड्रॉअर द इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड्स इज बिल्स रिसीवेबल और सिंस ही हैज टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल। वही है, सेम इजी वे में क्या कहेंगे भाई, मैं क्रेडिटर हूँ, मेरे को पैसा मिलना है, तो वो जो मैंने बिल ड्रॉ किया है ना, वो बिल मेरे लिए क्या बन जाएगा? यहाँ पर बिल रिसीवेबल बन जाएगा। मतलब वो पैसा मेरे को आना बाकी है, वो रिसीवेबल करके मैं मेरे बुक्स के अंदर शो करूँगा। और अभी नेक्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी कौन होगी? अभी इसकी ड्रॉई होगी। तो अभी ड्रॉई कौन होता है? तो जो भी पर्सन है डेटर रखना, वो डेटर के ऊपर जो बिल ड्रॉ हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? हम ड्रॉई बोलेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर? ड्रॉई इज द पर्सन ऑन होम बिल इज ड्रॉन। ओके, ही हैज टू एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम। ही इज द डेटर हु हैज टू पे मनी टू द creditor, and for the drawee that instrument is bills payable since he has to pay the amount of the bill। ठीक है, बराबर है। क्या है अभी इसके अंदर? वही कंसेप्ट है कि मैं एक डेटर हूँ, मेरे को अमाउंट पे करने का है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? बिल एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो मैं मेरे बुक्स में क्या हो जाएगा? वो पेएबल हो जाएगा कि हमको पे करना है उस अमाउंट को। तो फिर हम उसको क्या करेंगे? बिल्स पेएबल नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखना, ड्रॉवी जो होता है वो डेटर होता है और ड्रॉवर जो होता है वो क्रेडिटर होता है। और ड्रॉवर को ड्रॉवर या मेकर आप दोनों कह सकते हैं, बट ड्रॉवर इज द अप्रोप्रिएट वर्ड। ड्रॉवर एंड ड्रॉई ही आपको यूज करना है हर जगह पर। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्टी कौन आएगी? थर्ड पार्टी क्या है अपनी? पेई। पेई का मतलब क्या है? पेई इज द पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड। इजी है। पेई मतलब क्या? अभी जिस दिन भी वो बिल मैच्योर होगा, समझो मैंने 3 महीनों के लिए उसको क्रेडिट पीरियड दिया था, तो 3 महीने बाद वो बिल मैच्योर हो जाएगा। बट आज तो मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, तो मैं क्या करता हूँ? वो बिल एक दूसरे को आगे फॉरवर्ड करते जाता हूँ। तो लास्ट में जो भी उसका होल्डर रहेगा, वो ऑर्डर रहेगा मेरा, मैं क्रेडिटर जो हूँ, मेरा ऑर्डर रहेगा कि भाई इसको तू पैसे पे कर दे, ये XYZ पर्सन को तू पैसे पे कर दे। मैं किसको कहूँगा? ये मेरे डेटर को कहूँगा। तो वो क्या हो जाएगा? फिर वहाँ पर हमारा पे ही बन जाएगा वो वाले केस के अंदर। तो वो जो XYZ है वो क्या बन जाएगा? पे ही बन जाएगा। तो ड्रॉवी वही रहेगा, ड्रॉअर वही रहेगा, सेलर क्रेडिटर और डेटर। बट पे जो हो सकता है ना, वो एक तो खुद वो सेलर भी हो सकता है जो क्रेडिटर था, या फिर उसका कोई ऑर्डर होगा कि इसको पे कर दे XYZ को, तो वो भी पे ही बन सकता है। मतलब थर्ड पार्टी भी इसके अंदर पे ही बन के आ सकती है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट जो हमें देखना है, पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट क्या होते हैं अभी। तो प्रॉमिसरी नोट के अंदर सेम इसमें दो ही आएंगे। कौन? एक तो ड्रॉअर और मेकर, मतलब एक ही पर्सन है, ड्रॉअर और मेकर का मतलब एक ही है, या फिर ड्रॉवी और पेई। तो सबसे पहले देखते हैं अभी ड्रॉअर और मेकर क्या आएगा। तो ड्रॉअर मतलब क्या? ही इज द पर्सन हु ड्रॉज द प्रॉमिसरी नोट। अभी हमने देखा था प्रॉमिसरी नोट कौन ड्रॉ करता है? तो ये करता है बायर, जो डेटर होता है ना, वो ड्रॉ करता है। तो ये बन जाएगा हमारा क्या? ड्रॉअर बन जाएगा। ही इज द ओनली वन पर्सन who promises to pay certain sum of amount as specified in the promissory note, and also he is called as a promisor। ये मेकर, ड्रॉवर, प्रॉमिसर ये सब एक ही है। कौन से केस के अंदर? प्रॉमिसरी नोट के अंदर।
तो वही है, वो क्या कर रहा है, एक अमाउंट पे करने के लिए प्रॉमिस दे रहा है, तो वो बन गया ड्रॉवर। और ड्रॉई या पेई कौन बनेगा, जिसके भी फेवर में वो प्रॉमिसरी नोट बना है, मतलब जिस पर्सन को पेमेंट करना है वो पर्सन कौन बन जाएगा वहाँ पर, ड्रॉई बन जाएगा, या फिर वो पेई बन जाएगा। ऊपर जैसे देखा था, जिस पर्सन को पेमेंट करना है वो कौन होता है, पेई होता है। तो ड्रॉवर और पेई, ड्रॉई और पेई ये ऑलमोस्ट सेम है। तो ही इज द पर्सन इन हुज फेवर द प्रॉमिसरी नोट इज ड्रॉन, बराबर। तो जिसके लिए भी वो प्रॉमिसरी नोट बनाया गया था, प्रॉमिस दे रहा था वो प्रॉमिसर, वो कौन हो जाएगा, वो पेई हो जाएगा या फिर ड्रॉई हो जाएगा। और उसको और एक नाम से क्या बोलते हैं, प्रॉमिसी, प्रॉमिसी भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला थियरी पार्ट, अभी बेसिक वाला आपको समझ गया होगा, जिसके अंदर क्या क्या दिया गया है, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, उसके बाद फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज दिए, और पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट। इतना हमारा कवर हो गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आगे का देखेंगे कि कंटेंट्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। और मैं आपको आगे के लेक्चर में ये वाला पार्ट भी समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये थियोरेटिकल पार्ट जो है ये समझ गया होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का। और अगर समझा होगा तो आप इसको लेक्चर को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अगर कुछ आपको इसके अंदर डाउट आता है तो आप मुझे वो कमेंट्स के अंदर या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा अभी, और मैं अभी इसको एंड करने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।